नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की लाइव क्लास रहेगी और चैप्टर चल रहा है बाल विकास के सिद्धांत। ये क्लास नंबर आपकी 6 है। आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी क्लासेज चल रही हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज चल रही हैं। इसके पिछली क्लासेज का इस लाइव क्लास के बाद आई बटन पर लिंक भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, बाद में भी आप आते हैं क्लास में, तब भी आप वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी क्लास मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हम जो पिछले ईयर में पूछे गए आपके एग्जाम में है उन प्रश्नों को भी बात करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हो सके कि इस प्रकार के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए थे, इस टॉपिक से यह प्रश्न पूछा गया था। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, आइए शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो बात किसकी की जा रही है? बाल मनोविज्ञान की बात की जा रही है। तो प्रमुख क्षेत्र जो स्थान होता है वह आपके बालक का ही स्थान होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। और वर्तमान समय में जो बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है, प्रश्न आ गया कि वर्तमान समय में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, तो बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। और बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा होती है, शिक्षण पद्धति जो होती है, वह बालक के प्रकृति के अनुसार ही प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय होता है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वह आपका कौन सा होता है? वह बालक ही होता है। सेकंड ऑप्शन को सही कर लेना है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? प्रश्न को समझ लीजिएगा। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? परीक्षण विधि, प्रायोगिक, सहसंबंधात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण विधि? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक पद्धति सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति होती है जो प्रयोग के आधार पर की जाती है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। अगला प्रश्न है शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त कौन सी विधि होती है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण या अवलोकन होती है? सभी लोग बताइएगा। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त जो विधि आपकी कहलाती है वह कहलाती है अवलोकन विधि। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सीए मोजर ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में यह स्पष्ट किया है कि अवलोकन को कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। अर्थात अपनी भाषा में समझें कि यह किसी घटना को उसके वास्तविक रूप से देखने पर बल देता है। अवलोकन का तो सभी लोग जानते हैं, किसी घटना या वस्तु को ध्यान या सावधानी से देखना ही अवलोकन कहलाता है। और व्यवहारवादियों का मानना है या व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति अवलोकन ही थी। जेबी वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत अवलोकन करके ही प्रस्तुत किया था। अगला जो एमपी टेट 21 फरवरी 2019 के एग्जाम में सुबह के पारी में पूछा गया प्रश्न था कि व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी थी? सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी या अवलोकन? तो व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी थी? तो वह थी अवलोकन। ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है।
अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन या व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। कई बार कई टीटी एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इस स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो निरीक्षण विधि किया जाता है, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन में निरीक्षण किया जाता है। आप किसका, कहीं आप जाएंगे निरीक्षण करने तो अपना निरीक्षण नहीं करते हैं, कहीं स्कूल का निरीक्षण, वातावरण इन्वायरमेंट का निरीक्षण, पर्यावरण का निरीक्षण करने जाते हैं। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये बिहार टीटी, सीजीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन करना क्या है, पक्षपातपूर्ण होता है, ताकि जांच पक्षपातपूर्ण न होकर तटस्थ रहे और निरीक्षण यंत्रवंत भी हो सकता है। तो निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है और एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, आप शिक्षक बन गए। एक शरारती बालक है आपके कक्षा का और छात्रों को परेशान करता है, तो एक शिक्षक के रूप में उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आपको व्यक्तित्व अध्ययन विधि, क्या है, व्यक्तित्व अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की छात्र में व्यक्तिगत दोष है जिससे समस्या उत्पन्न होती, तो इस विधि द्वारा उसके दोष को क्या है, दूर किया जा सकता है, कारण जान सकते हैं क्यों ऐसा बच्चा कर रहा है। अगला प्रश्न है जो आपके एमपी टेट 28 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, एमपी टेट वर्ग 2 में, कि जब विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। निर्देशात्मक विकास, भाव सूचक या आइडियोग्राफिक विकास, अनौपचारिक विकास, औपचारिक विकास। तो जब विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, तो इसे जो है आपके किस रूप में जाना जाता है, तो इसे निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, जब किसी विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तो जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट होता है, इसे निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जा सकता है। निर्देशात्मक विकास का मतलब होता है विकास के चरणों से होता है, उस विशिष्ट आयु के अधिकांश बच्चों को प्राप्त होने की उम्मीद होती है। अगला प्रश्न है एमपी टेट 17 फरवरी को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वर्ग 2 में, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य, प्रतिनिध्यात्मक, अक्षांशीय, प्रायोगिक। तो बाल विकास सिद्धांत के चैप्टर से जो पूछे गए हैं सारे क्लियर करेंगे। तो एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को किस अध्ययन के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य अध्ययन जो होता है एक बहुत ही दीर्घकालिक और श्रम ग्रहण विधि होती है, जिसमें समान विषयों का सुव्यवस्थित क्या है, अनुसंधान शामिल होता है। अगला जो प्रश्न है ये भी एमपी टेट वर्ग 2 17 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि है, तो वह अनुदैर्ध्य विधि है। अनुदैर्ध्य विधि वह विधि होती है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। अनुदैर्ध्य विधि की बात करेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न है जो एमपी टेट वर्ग 2 16 फरवरी को पूछा गया था, साथ ही साथ पंजाब टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासी या सांख्यिकी होती है। सभी बताइएगा, जी हाँ सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि होती है वह होती है विकासीय विधि। विकास शब्द अपने आप में बता देता है, ठीक है। इस पर हरलाख ने कहा भी है, हरलाख का कथन है कि विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है। विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ संयोजन की योग्यता प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है एमपी टेट वर्ग 2 26 फरवरी को पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग या उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अवलोकन, प्रायोगिक, सर्वेक्षण, केस स्टडी। तो जिस विधि का उपयोग
किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है वह कहलाती है केस स्टडी विधि। जी हाँ दोस्तों, केस स्टडी विधि का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना या जानना। केस स्टडी में अन्वेषणकर्ता किसी एक परिस्थिति, घटना, समूह या व्यक्ति का गहराई से विश्लेषण करता है। और इस पर एक आपकी स्टेटमेंट भी दिया गया है, युंग के अनुसार स्टेटमेंट दिया गया है और आपका स्टेटमेंट यहाँ पे नोट है। युंग ने क्या कहा है केस स्टडी के बारे में? केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था या सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय हो। किसका कहना है? युंग का कथन है। अगला प्रश्न है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं दिया गया है? देखिए, यह एक वैज्ञानिक विधि है। जो केस अध्ययन, केस स्टडी है, यह वैज्ञानिक विधि है। यह सरल और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। लेकिन यह विधि बहुत जटिल है, यह कथन सही नहीं दिया गया है। तो कार्य क्वेश्चन कौन हो जाएगा? यह विधि बहुत जटिल है, तो केस स्टडी या अध्ययन विधि आपकी जटिल विधि नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं दिया गया है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि? सभी कमेंट कीजिएगा। मैं आपका फीडबैक भी देख पा रहा हूँ कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की जो मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है वह हमारी केस स्टडी विधि कहलाती है। और केस स्टडी विधि को हमने व्याख्या से, जानकारी से जाना है, समझा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए और फीडबैक कीजिएगा यहाँ पर भी सभी लोग। चलिए, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ लिया, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। देखिए, प्रश्न हमारा दिया गया है, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि एमपीटेट 26 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न है। अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? यह मिश्रित अनुदैर्ध हो जाएगा। कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसर मापा जा रहा है, तो कौन सी ये अनुदैर्ध हो गया? मिश्रित अनुदैर्ध हो जाएगी। मिश्रित अनुदैर्ध को लागू करने के लिए अनुदैर्ध डिजाइन अध्ययन किया जाता है और जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। मिश्रित अनुदैर्ध डिजाइन में छोटी अवधि के लिए कई कोहॉर्ट्स का पालन किया जाता है। उनकी सटीकता, आयु और सह प्रभाव कारण पूर्वग्रहों के कम करने के लिए तुलना की जाती है। तो मिश्रित अनुदैर्ध की अगर बात कर रहे हैं, इनमें कम से कम 2 लगातार अवसरों में मापा जाता है। अगला है कि कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण दिया गया है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करती है। सही विकल्प को चयन करना है और अक्सर हमने प्रत्येक क्लास में ऐसा प्रश्न किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा पहली बार होगा जो दोनों कथन गलत दिए गए हैं। क्यों गलत दिए गए हैं? डी ऑप्शन को चयन करेंगे। दोनों गलत दिए गए हैं। क्यों गलत दिए गए हैं, दोनों बात करेंगे। देखिए, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, क्योंकि विकास की असमान गति सिद्धांत के अनुसार किन्हीं 2 व्यक्तियों में विकास की दर समान नहीं होती है। जबकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है तथा विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए लगभग आयु की भविष्यवाणी करते हैं, ना कि सटीक आयु बताते हैं। तो विकास प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होता है, सभी जानते हैं, लेकिन एक ही उम्र के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जाती है, इसलिए बच्चों को उपलब्धि की सटीक आयु का निर्धारण करना असंभव है और इसलिए यहाँ पे आपके सटीक आयु बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी इसलिए आपके दोनों कथन गलत है। केवल किसके कारण? सटीक आयु के कारण। अगला, निम्नलिखित सिद्धांतों में उनके सही वर्णन और मिलान करना है। आइए सही वर्णन और मिलान करेंगे। विकास के सिद्धांत नाम दिए गए हैं और उनके जो है सिद्धांत के वर्णन दिए गए हैं। 4 सिद्धांत दिए गए हैं और चारों सिद्धांतों के वर्णन दिए गए हैं। नीचे कूट वाला ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यह हमें बताना है, कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका समीप दूराभिमुख दिशा होती है वह कहलाती है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर कहलाती है और सिर पदाभिमुख जो दिशा होता है वह सिर से पैर का क्रम होता है, सिर पदाभिमुख दिशा। और जो अंगुली होती है, अंतर व्यक्तित्व जो भिन्नता होती है, जो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, अंतर व्यक्तित्व भिन्नता। और अंतरा व्यक्तित्व भिन्नता जो होती है, अंतर व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व दोनों में अंतर है। ये अंतर व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं और अंतरा व्यक्तित्व में क्या होता है, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। तो अंतरा में हमारा सी वाला और अंतर व्यक्तित्व में बी वाला। और सिर पदाभिमुख जो दिशा होती सिर से पैर की ओर और समीप दूराभिमुख दिशा जो होती है वह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे जो कूट वाला हमारा पहला ऑप्शन दिया गया था वह सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी वही आपका सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया गया है। समीप दूराभिमुख दिशा जो है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होती है। सिर पदाभिमुख जो दिशा होती है वह सिर से पैर का क्रम होता है। अंतर व्यक्तित्व भिन्नता में विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, लेकिन अंतरा व्यक्तित्व में किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। एक बच्चे में देखा जाए उसे अंतरा व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न, प्यारे प्रश्न की। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है वह हमारा अग्र मस्तिष्क कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। फोरब्रेन की बात करेंगे। फोरब्रेन एक स्तनपायी के मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट भाग होता है। बाहरी परत को सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसमें सेरेब्रल गोलार्ध में होता है जो मस्तिष्क के कुल द्रव्यमान का 2/3 हिस्सा होता है। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें डिटेल के साथ कर लेते हैं एक जनरल नॉलेज के तौर पर। विकास के पक्षीय क्षेत्र में जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विकसित होते हैं? 4 प्रक्रियाएं दी गई हैं। इसमें समग्रता और आपका सांकल्यता यानी संपूर्णता से जो है विकसित होता है। विकास के पक्षीय क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक होते हैं, कौन सी प्रक्रिया में विकसित होते हैं? तो ये आपके समग्रता और सांकल्यता या संपूर्णता से विकसित होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हम सभी लोग जानते हैं जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि और संकेत नहीं करता है, यह उसके अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहता है जो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक यह निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न है जो भी इसको भी हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सार्थक तथ्य दिया गया है यानी सही तथ्य कह रहा है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता, यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से समान की ओर अग्रसर होता है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो विकास के संबंध में जो हमारा कथन सार्थक सत्य दिया गया है कि यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है।
कि बच्चा उसकी अनुवांशिकी क्या है और बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है उसकी अंतःक्रिया, तो दोनों चीज़ें आपके निर्भर होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहायक और सहयोगी भी होते हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ अनुशासन से प्राप्त वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। इसलिए बालक के सम्यक विकास के लिए वंशानुक्रम वातावरण का संयोग अनिवार्य होता है। आई होप समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है? तो जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वह अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है और इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते जरूर हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, लेकिन इस संदर्भ में जिसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है वह होती वातावरण और अनुभव की। किसकी हो जाती है? वातावरण और अनुभव की हो जाती। ठीक है, क्योंकि वातावरण क्या करता है, व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व भी आते हैं। यह किसी एक तत्व का ना ही एक समूह तत्व का नाम है। वातावरण व्यक्ति उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है और जिन बच्चों को अच्छी देखरेख और पोषण दिया जाता है उनके संज्ञानात्मक, भाषा, भावात्मक, सामाजिक कौशल बेहतर होने की और स्वस्थ बड़े होने की ओर आत्मविश्वास से पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। और व्यक्ति के हित में यह सारी चीज़ें जरूरी भी हैं, क्योंकि प्रारंभिक बचपन के अनुभव ही हमारे भविष्य को बनाते हैं, फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अगला, विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतत्व के क्या मायने होते हैं? तो अशांतत्व के मायने जो होते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सारा डिटेल नोट्स PDF फाइल टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला, विकास की दिशा क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह पृथकता की ओर, क्या दे रहा है? पृथकता की ओर दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा पृथकता की ओर? क्योंकि बाल विकास के पृथकता के सिद्धांत को इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों से यह निश्चित हुआ है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा। अगर एक आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में व्यक्तित्व पृथकता स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगला है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? तो बच्चे का विकास एक सीधा पथ बिल्कुल नहीं होता, आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये हमारा कहला जाता है चक्रीय बढ़ोतरी। कौन सा हो जाता है? ये हमारा चक्रीय बढ़ोतरी कहला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट की बात करते हैं। वर्तुलाकार की बात की जाती है। ठीक है, वर्तुलाकार आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा। अगला, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित में से किस नियम को जो है अनुसरित करता है? देखिए, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति तो करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। यह विकास जिस नियम को अनुसरित करता है वह चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होता है। यानी बढ़ता है, रुकता है, मुड़ता है, बढ़ता है, क्या हो जाएगा? चक्राकार प्रगति की बात करते हैं। और इसके हम पहले प्रश्न पे बात भी कर चुके हैं, डिटेल के साथ जान भी चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता? तो जीवन पर्यंत चलना मतलब निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, डी ऑप्शन सटीक आंसर सही हो जाए। ठीक है, निरंतर का जिसका अंत नहीं होता है।
और कभी ये मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति होता है। ये सामंजस्य होता रहता है लेकिन निरंतरता चलती रहती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो बाल विकास के सिद्धांत में जो हमारा इन चारों में से कथन सही दिया गया है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की भाग की तरफ होता है। केंद्रीय भाग से कहाँ की तरफ होता है? बाहरी भाग की तरफ होता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है जो और भी आपका इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है और इस इंटरेस्टेड प्रश्न का फीडबैक भी आप लोग देख पा रहे हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह भी आपका निरंतरता का सिद्धांत होगा। यह यूपी टेट, दिल्ली पीआरटी, सी टेट में आया हुआ प्रश्न है और इस क्लास का 30वां प्रश्न है कि जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास की विचित्रता को, निरंतरता को, विचित्रता और निरंतरता दोनों को, या कभी विचित्रता कभी निरंतरता को। देखिए दोस्तों, जब एक पीपल का पौधा जो बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत जो प्रदर्शित करता है यह निरंतरता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह निरंतर बढ़ता जा रहा है इसलिए वह बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य होता है? तीव्र विकास, यह विकास जो अनियमित हो, वह विकास जो निरंतर चले, यह इनमें से कोई नहीं। सभी को कमेंट करके बताना है। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है और इस 30 प्रश्नों में आपने कितना फीडबैक किया आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।